ड्राइवर को राहुल की बातें सुनकर हंसी आ गई। राहुल सर, विराट सर की मजबूरी है, इन्हें लड़कियों से एलर्जी है, तो परहेज तो करना ही होगा ना। देहरादून में शहर की भीड़ से दूर एक प्राइवेट विला था, विराट शेखावत का विला। लेकिन विराट के दोस्त राहुल की नजर में यह विला एक आलीशान बंगला कम और जेल ज्यादा था। राहुल की कार उस आलीशान विला के अंदर बढ़ती चली गई। राहुल कार से उतरते ही तेजी से विराट के कमरे की तरफ भागने लगा। गार्डन से लेकर कमरे तक उसे दर्जनों नौकर दिखाई दिए, पर सब आदमी थे। यहाँ तक कि विराट के घर का डॉग भी मेल था। राहुल ने बिना नॉक किए विराट के कमरे का दरवाजा खोला। विराट, तुम रेडी हो गए? विराट को अपने बिजनेस सूट में पूरी तरह से तैयार देखकर राहुल हैरान हो गया। वहीं विराट ने राहुल को इग्नोर किया और आईने में खुद को देखने लगा। मुझे तैयार देखकर तुम्हें क्यों चक्कर आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी फ्लाइट की टिकट कंफर्म नहीं हुई है और फ्लाइट की टिकट गई भाड़ में। आज की मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, मुझे दिल्ली जाना ही होगा। मैं बाय कार जाऊंगा। तुमने मौसम देखा है? बारिश कभी भी हो सकती है। विराट ने इस बार राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि घूरते हुए राहुल को देखा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। राहुल भी इरिटेट होकर विराट के पीछे पीछे जाने लगा। अच्छा, ड्राइवर को साथ ले जाओ। इस मौसम में तुम्हारा वो ड्राइवर ड्राइव नहीं कर पाएगा और मुझे मीटिंग में देर से पहुंचने की आदत है। विराट अपनी गाड़ी में बैठकर कार रिवर्स करते हुए गेट की ओर ले जाने लगा और कार का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए तेजी से वहाँ से निकल गया। विराट के निकलते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन आज विराट की कार ने भी देहरादून के इस बदलते मौसम को टक्कर देने की ठान ली थी। वहीं विराट की तरह कोई और भी था जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी, और वो थी तान्या। तान्या इस भरी बारिश में अपनी छोटी सी स्कूटर ड्राइव करती हुई रेनकोट पहने तेजी से आगे बढ़ रही थी। आज ही इतनी बारिश होनी थी। आज मेरी सर्जरी है, अगर मैं 10 मिनट भी लेट हुई तो माँ मुझे जान से मार डालेगी। अपनी घड़ी की तरफ नजर डालते हुए तान्या ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। देहरादून की बारिश ने सूरज को पूरी तरह से ढक दिया था। 10 बजे सुबह भी शाम जैसा अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अगले ही पल तान्या को काले रंग की बड़ी सी कार ने ओवरटेक किया। तान्या का छोटा सा स्कूटर डगमगा गया, लेकिन कार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कार हवा की रफ्तार पकड़ते हुए आगे निकल गई, पर तान्या ने हड़बड़ाते हुए ब्रेक दबा दिया। पागल है क्या? लोग कार क्या खरीद लेते हैं, खुद को शहंशाह समझने लगते हैं। मैं गिर जाती तो? वो किसी और की नहीं, विराट की कार थी। विराट की नजर भी तान्या पर गई। उसने रियर व्यू मिरर से तान्या को रुकते हुए देख लिया था। इतनी बारिश में ये लड़की। पर विराट को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी नजर अभी भी तान्या पर थी, जो बढ़ती रफ्तार के साथ अब उसे रियर व्यू मिरर में एक धुंधली सी परछाई की तरह नजर आने लगी। वहीं तान्या ने वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट की। पहाड़ी ढलान है, यहाँ 100 की स्पीड में गाड़ी कौन चलाता है? तान्या की नजर अभी भी उस कार पर ही टिकी हुई थी कि अचानक सामने से आ रहे एक बड़े से ट्रक ने उस पहाड़ी मोड़ पर विराट की कार को ठोक दिया। और विराट की कार तान्या की आंखों के सामने रोड से फिसलते हुए एक पेड़ से जा टकराई। तान्या जो अभी बस थोड़ा आगे पहुंची थी, उसके हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। उसकी आंखें इस बारिश में भी चौड़ी हो गई और वो विराट की कार को देखते ही रह गई। एक्सीडेंट! और वो आदमी? इतनी तेज बारिश में कार से धुआं उठने लगा। तान्या ने देखा कि ट्रक ड्राइवर ने अपनी ट्रक से उतरना भी जरूरी नहीं समझा। अगले ही पल वो और तेज रफ्तार से वहाँ से निकल गया। अरे रुको! हे भगवान, कार से धुआं उठ रहा है। अब मैं क्या करूं? वहीं कार के अंदर के 6 एयरबैग्स खुल चुके थे, पर विराट की साइड का एयरबैग खुलते ही फट गया और कार का शीशा विराट के सर से टकराया। विराट के सर से खून निकलने लगा। सफोकेशन से उसकी जान निकल रही थी। Open the damn door. विराट का फोन नीचे गिर गया था। वो एक हाथ से फोन उठाने की कोशिश करने लगा तो दूसरे हाथ से वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहता था, पर दरवाजा लॉक था। ये डोर लॉक कैसे? वहीं पीछे से तान्या भी इस भारी बारिश में दौड़ती हुई विराट की कार की तरफ आ रही थी। वो भी वहाँ पहुँचते ही ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। डोर तो लॉक है, पीछे से धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई तो? तान्या जोर जोर से शीशे को पीटने लगी। विराट की नजर तान्या की ओर गई। वो खुद भी बाहर निकलना चाहता था। दोनों ने जोर लगाया और अचानक दरवाजा खुल गया। विराट हड़बड़ाते हुए बाहर निकला और निकलते ही तान्या से टकरा गया। आप ठीक हैं? विराट की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे तान्या धुंधली सी नजर आ रही थी, लेकिन बरसों की आदत ने दर्द में भी उसके दिमाग को अलर्ट कर दिया और वो इशारे से तान्या को रोकने की कोशिश करने लगा। दूर हटो, छूना मत। क्या? आप ठीक हैं? इतना सारा खून?
तान्या एक बार फिर आगे बढ़ने लगी, पर विराट उसे दूर हटाना चाहता था। लेकिन इस बार उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अरे संभल कर। तान्या ने उसे संभाल लिया। अगले ही पल विराट का सर तान्या के कंधे पर था। उसके खून से तान्या की ड्रेस इस बारिश में भी रंग चुकी थी। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गया। अब मैं क्या करूं? तान्या विराट के गालों को थपथपाने लगी। विराट अपनी बंद होती आंखों से तान्या को देख रहा था। इसकी सांसें धीमी चल रही हैं। कहीं ये मर गया तो? अब मैं क्या करूं? तान्या ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। इस भारी बारिश में तान्या और विराट के अलावा एक परिंदा भी उसे नजर नहीं आया। उसने कार की ओर देखा। उठता धुआं अब शांत हो चुका था। हॉस्पिटल ले जाना होगा, पर हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर ये मर गया तो? और इस बारिश में एम्बुलेंस कैसे बुलाऊं? मेरा फोन तो गाड़ी की डिक्की में है। तान्या ने एक बार फिर विराट की गर्दन और नाक के पास उंगलियां घुमाई। विराट की सांस बहुत धीमी हो चुकी थी। अब इसे सीपीआर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पेशे से एक मेडिकल स्टूडेंट तान्या खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा और अगले ही पल विराट की नाक को अपनी उंगलियों से दबाकर उसने अपने होठ विराट के होठों पर रख दिए और उसे सीपीआर देने लगी। तान्या की सांसों ने जैसे ही विराट की गर्दन तक का सफर तय किया, विराट की आंखें धीरे से खुलने लगी। वो तान्या की करीबी महसूस कर सकता था, पर वो ऐसे ही तान्या की आगोश में पड़ा रहा, जैसे वो एक पल के लिए भूल ही गया हो कि उसे लड़कियों से एलर्जी थी। कहाँ रह गई ये लड़की? फोन भी नहीं उठा रही है। तान्या की माँ शालिनी हॉस्पिटल रूम में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। वो दरवाजे पर लगे कांच के शीशे से ऑपरेशन बेड पर लेटे अपने बेटे समीर को देख रही थी। तभी 32 साल का डॉक्टर जतिन बाहर आया और शालिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। मिसेस शालिनी, तान्या आ गई? नहीं, कितनी लापरवाह हो गई है तान्या। भाई मर रहा है और इसे देखो। शालिनी जी, तान्या लापरवाह नहीं है, आ जाएगी। बारिश तो देखिए। मेरा बेटा ठीक है ना डॉक्टर? बिल्कुल ठीक है, अभी उसे सिर्फ सलाइन दिया गया है। आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं? शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। देहरादून का मौसम आज बद से बदतर हो चुका था। थोड़ी देर बाद दूर कॉरिडोर से आते कदमों की आवाज सुनकर शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा। तान्या तेजी से भागती हुई शालिनी और डॉक्टर जतिन की ओर ही आ रही थी। वो ऊपर से नीचे तक भीग चुकी थी। आ गई तान्या। अरे, ये तो भीग गई है। तान्या को देखकर जतिन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जतिन तान्या को अच्छी तरह से जानता था। सॉरी माँ, मैं लेट हो गई। वो मैं बारिश में फंस गई थी। आज बारिश हो सकती थी, सबको पता था। तुमने न्यूज़ नहीं सुनी? जब जानती थी तो जल्दी निकलना चाहिए ना। मैं बुक्स लेने गई थी और वो रास्ते में क्या, बुक्स लाने में इतना टाइम लगता है? रास्ते में देर हो गई। तान्या ने एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, पर डॉक्टर जतिन को शालिनी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। तान्या, तुम नर्स के पास जाओ और अपनी ड्रेस चेंज करो, ऑपरेशन का टाइम हो गया। तान्या ने डॉक्टर जतिन की ओर देखा और धीरे से हाँ में सर हिलाया, फिर सीधे चेंजिंग रूम की ओर चली गई। अब तो तान्या भी आ गई। आप ऑपरेशन कब शुरू करेंगे डॉक्टर? बस आधे घंटे में, सारी तैयारियां हो चुकी है। शालिनी ऑपरेशन का नाम सुनकर खिड़की के ऊपर बादलों की तरफ देखने लगी और अपने हाथ जोड़कर मानो भगवान से अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करने लगी। डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच चुके थे, जहां तान्या बेड पर लेटी हुई थी। वो ऊपर लगी लाइट्स को देखते हुए आज जो कुछ भी हुआ उसे याद कर रही थी। कौन था? इतने दर्द और बेहोशी के बाद भी उसके चेहरे पे एक अजीब सा एटीट्यूड था। क्या वो ठीक होगा? हाथ में ग्लव्स पहनते हुए डॉक्टर जतिन तान्या के पास आया और उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए उसे टोकने लगा। कहाँ खो गई हो तान्या? डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस थोड़ी कमजोरी फील होगी। वैसे इतनी देर क्यों हुई? डॉक्टर जतिन तान्या को एनेस्थीसिया देते हुए उससे बात करने लगा। वो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर। अच्छा किया आपने बीच में आकर बचा लिया, वरना अगर मेरी माँ को पता चल जाता कि मैं इन सब में इन्वॉल्व हूँ तो वो मुझे बहुत सुनाती। तुम अपनी माँ से इतना क्यों डरती हो? पता नहीं, जब भी भाई की बात आती है माँ मेरे लिए सख्त हो जाती है। कभी कभी समझ नहीं आता कि वो मुझे लेकर क्या सोचती है। अच्छा छोड़ो, अब आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एनेस्थीसिया देने जा रहा हूँ। डॉक्टर जतिन ने पास खड़ी नर्स को इशारा किया और नर्स ने धीरे से तान्या को पलटने के लिए कहा। तान्या के पलटते ही उसे एनेस्थीसिया दी गई। छूना मत मुझे। जैसे ही एनेस्थीसिया ने तान्या की नसों में बहना शुरू किया, उसका शरीर तो ऑपरेशन टेबल पर था,
लेकिन उसका दिमाग वापस बारिश से भरी उस सड़क पर पहुंच गया। उसे अपनी आंखों के सामने विराट साफ नजर आ रहा था। विराट की आवाज और उसके होठों के एहसास को वो अब भी महसूस कर सकती थी। कौन हो तुम? डॉक्टर जतिन ने बेहोश होती तान्या की बुदबुदाती हुई सी आवाज सुनी और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अगले ही पल नर्स की मौजूदगी का एहसास होते ही डॉक्टर अपने काम में लग गया। नर्स, सिरिंज। जतिन ने सिरिंज के जरिए तान्या के कमर के पास ही तान्या पर था। तान्या के कपड़े से लेकर ऑपरेशन टेबल पर बिछे चादर तक खून के दाग साफ नजर आ रहे थे। सर, आप बाहर जाएंगे? खून साफ करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समीर के पास जाता हूँ। यस सर। डॉक्टर अपने सर पर हाथ फेरता हुआ चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया। डॉक्टर जतिन की नजरें जिस तरह से तान्या के ऊपर थी, नर्स के लिए ये समझ पाना मुश्किल नहीं था कि तान्या के लिए डॉक्टर जतिन के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनी जगह बना चुका है। इधर शालिनी के लिए एक मिनट कीमती था। उसने डॉक्टर को एक रूम से दूसरे रूम तक जाते हुए देखा। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लेना। बिल्कुल शालिनी की ही तरह इसी हॉस्पिटल में एक और लेडी थी जो परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। उसकी नजरें भी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी और उसके बाजू में विराट का वही दोस्त राहुल खड़ा हुआ था। दादी, आप प्लीज बैठ जाइए। अगर आप इस तरह से परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांति से बैठ जाओ राहुल? 80 साल की इस बूढ़ी औरत का सिर्फ एक ही सहारा है, विराट, और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तुमने देखा नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? पर डॉक्टर ने ये भी तो कहा है कि अगर वो सही वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचता तब खतरा था। फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आ जाते आप प्लीज नेगेटिव मत सोचिए। पता करो वो कौन था जो मेरे बच्चे को सही वक्त पर अस्पताल ले आया। जी, मैं पता लगा लूंगा, आप फिलहाल बैठ जाइए। एक ही अस्पताल के दो अलग अलग कमरों में तान्या और विराट दोनों बेहोश पड़े थे। जहां तान्या का खून अपने भाई को बचाने के लिए बह रहा था, वहीं विराट के खून पर तान्या का कर्ज चढ़ चुका था। करीब 4 घंटे बाद डॉक्टर जतिन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और उन्हें बाहर निकलता देख शालिनी लगभग भागती हुई उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक है ना? ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। समीर ठीक है, लेकिन उसकी रिकवरी में पूरा 1 महीने का वक्त लगेगा। और तान्या भी। तान्या ठीक ही होगी, खून ही तो निकला है। मुझे समीर की ज्यादा चिंता है। डॉक्टर, आप सच कह रहे हो ना? समीर ठीक है ना? हाँ मैडम, बताया तो, समीर ठीक है। और तान्या भी आपकी बेटी है, उसका भी ध्यान रखना होगा। बॉडी से 1-1.5 लीटर खून बाहर निकलना यानी कमजोरी तो फील होगी ही, और 4 से 5 दिन उसे दर्द भी रहेगा। ठीक है डॉक्टर, एक बहन अपने भाई के लिए इतना तो कर सकती है, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जतिन को शालिनी का ये व्यवहार बहुत अजीब लगता था। उसने शालिनी से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। समीर और तान्या की सलामती की खबर शालिनी को मिल चुकी थी, लेकिन विराट की दादी चंद्रिका और राहुल अभी भी बीच मझधार में खड़े थे। लगभग 2 घंटे बाद विराट का ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर की टीम बाहर आई। मिस्टर शेखावत, आपका पोता अब ठीक है, बहुत खून बह गया था, इसलिए ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी। हमने ब्लड लगा दिया है, इंजरी भी ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज पहली बार इस बात पर यकीन हो रहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। पर इस बार आपके पोते के लिए भगवान हम नहीं, बल्कि वो लड़की थी जिसने सही समय पर CPR देकर आपके पोते की सांसें बचा ली। अगर पेशेंट की सांसें वहीं थम जाती तो हम कुछ नहीं कर पाते। लड़की? ये CPR क्या होता है डॉक्टर? डॉक्टर की बात और CPR का नाम सुनकर राहुल की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। दादी, मैं बाद में बताता हूँ। डॉक्टर, किस लड़की ने विराट को बचाया? उसने विराट को CPR दिया? सीरियसली? हाँ, जो लड़की मिस्टर शेखावत को यहाँ लेकर आई उसने बताया, और वो बिल्कुल सही कह रही थी। अगर वो CPR नहीं देती तो आपका दोस्त आज जिंदा नहीं होता। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। विराट की दादी तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़ी और दरवाजे में लगे शीशे से अपने पोते को निहारने लगी। चारों तरफ लगी पाइप्स, सर पर पट्टी, हाथ और पैर के जख्म देखकर चंद्रिका का दिल बैठा जा रहा था। वहीं राहुल किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था। एक लड़की ने विराट को CPR दिया? कौन होगी वो लड़की? और जब विराट होश में आएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? करीब 2 घंटे बाद राहुल की नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसे देखकर उसके सर का दर्द 4 गुना बढ़ गया। तुम यहाँ? विराट हॉस्पिटल में है, मैं कैसे नहीं आती? कैसा है वो? ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया है। कहाँ है वो? देखो, तुम्हें देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो प्लीज बाद में मिल लेना। तुम हटो यार। रिचा चारों ओर नजरें घुमाने लगी
जैसे ही उसकी नजर चंद्रिका की ओर गई, वो तेजी से विराट की दादी चंद्रिका की ओर बढ़ गई और राहुल गुस्से से पागल हो गया। जानते हुए भी कि विराट लड़कियों के पास नहीं जाता, ये बेवकूफ समझती क्यों नहीं? ऋचा चंद्रिका के बाजू में खड़ी जिस तरह विराट को देख रही थी, ये समझ पाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था कि ऋचा विराट को पसंद करती थी। पर ऋचा की मौजूदगी राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई। जब तक ये ऋचा आया है, मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं उस लड़की के बारे में पता करूँ। तान्या की खोज में राहुल वहाँ से निकल गया। आंखों के सामने विराट का चेहरा घूमने लगा। कहीं ये उस आदमी की बात तो नहीं कर रहा? किस सोच में पड़ गई आप जैसी ही कोई बहादुर लड़की है जिसने उसे एडमिट करवाया, उसकी जान बचा। पीछे पीछे जाने लगा। अरे सुनिए, एक सेकंड। आप उससे अभी नहीं मिलना चाहती, ठीक है, पर अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। विराट भी आपको थैंक यू कहना चाहेगा। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। नो, आपकी जगह शायद कोई नहीं होता। प्लीज अपना नंबर दे दीजिए, आप थैंक यू डिजर्व करती हैं। तान्या जानती थी कि राहुल अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने अपना नंबर राहुल को दे दिया। राहुल ने फोन पर तान्या का नंबर सेव किया और तान्या वहाँ से निकल गई। जिसके बारे में एक एक नर्स से पूछ चुका हूँ, वो मुझे ऐसे कॉफी टेबल पर मिल जाएगी, सोचा नहीं था। राहुल कैफेटेरिया से सीधे विराट के कमरे की तरफ चला गया। वो कमरे का दरवाजा खोलता उससे पहले ही ऋचा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। ऋचा के चेहरे पर 12 बज रहे थे, आंखों में गुस्सा था। राहुल को सब समझ आ गया। सुना दिया ना उसने तुम्हें, मैंने कहा था अभी उससे मत मिलो। बदतमीज है तुम्हारा दोस्त, समझता क्या है खुद को? अब वो खुद क्या समझता है ये तो नहीं पता, लेकिन तुम क्यों नहीं समझती कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, बल्कि कोई भी लड़की उसे नहीं पसंद। ऋचा नाराज हो गई और चुपचाप वहाँ से निकल गई। राहुल को हंसी आ गई। उसने जैसे ही कमरे में एंटर किया, विराट सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। कैसे हो तुम, ठीक हो? ठीक हूँ। बाजू में विराट की दादी चंद्रिका भी बैठी हुई थी, जिनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दादी अब बस करिए, आप रो रोकर अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। मैं ठीक हूँ। विराट ने राहुल को धीरे से इशारा किया, मानो कहना चाहता हो कि राहुल उसकी दादी को घर भेज दे। दादी, अब विराट बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज घर जाइए, नीचे ड्राइवर आपका वेट कर रहा है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं विराट को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिद मत करिए दादी, यहाँ रूम में सिर्फ एक अटेंडर अलाउड है और मैं हूँ ना। काफी समझाने पर विराट की दादी मान गई और वो वहाँ से चली गई। और उनके जाते ही राहुल एक छोटी सी स्टूल खींचकर विराट के सामने बैठ गया। तुझे याद है आज तेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सीडेंट और क्या, मीटिंग भी छूट गई। अरे मीटिंग छोड़, जिस लड़की ने तुझे CPR दिया, यहाँ एडमिट किया, मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। राहुल की बात सुनकर विराट को तान्या का चेहरा, उसके होठों का एहसास और उसका छूना सब याद आने लगा। अरे कुछ बोल, तुझे उस लड़की का चेहरा याद है? पता है उसका नाम क्या है? तान्या। तान्या? हाँ तान्या, और मेरे पास उसका नंबर भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उसने तुझे CPR दिया, जब उसने तुझे छुआ, कोई एलर्जी नहीं? विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। 1000 बार तुझसे कह चुका हूँ, एक बार तान्या से बात करके देख, कम से कम एक थैंक्स बोलने के लिए तो कॉल कर दे। वो क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? तू ज्यादा सोच रहा है, वो कुछ नहीं सोच रही। एक्सीडेंट के करीब 15 दिन बाद राहुल और विराट देहरादून की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रास्ता तय कर रहे थे। राहुल को अब विराट पर गुस्सा आ रहा था। देख, प्रिंसिपल से मिलने के बाद हम तुरंत मीटिंग के लिए जाएंगे। बार बार वही बात करके मुझे इरिटेट मत कर। विराट की बात सुनकर राहुल ने चिढ़ते हुए अपना मुंह बंद कर लिया। करीब 10 मिनट बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच गए। दोनों एक लंबे कॉरिडोर में चलते हुए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहे थे। तू इतनी बड़ी कंपनी का CEO है, एक दिन में लाखों कमाता है। तुझे तो अपना घर बसाना चाहिए, और तू यहाँ कॉलेज में टाइम बर्बाद कर रहा है। तेरे पास ज्यादा पैसे तो मुझे दे दे, कॉलेज में डोनेशन करने की क्या जरूरत है? जरूरत है, हर किसी के पास पैसे नहीं होते, लेकिन हुनर होता है। मैं चाहता हूँ कि जिसके पास हुनर हो, पैसे की कमी उसे उसका हक न छीने। राहुल और विराट दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस तान्या की बात करते हुए वो दोनों घर से यहाँ तक पहुँच गए, वो तान्या इसी कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। और अचानक जब वो दोनों एक दूसरे कॉरिडोर की ओर मुड़े, तो सामने से आती तान्या विराट से टकरा गई। सॉरी। तान्या ने जैसे ही विराट और राहुल की तरफ देखा, वो शॉक्ड हो गई। एक पल को विराट और राहुल भी तान्या को देखते रह गए। तान्या, ये तो वही एक्सीडेंट वाली लड़की है। लेकिन अगले ही पल एक लड़की को अपने इतना करीब देखकर विराट तेजी से पीछे हट गया। तान्या, हम आपकी ही बात कर रहे थे। हाय। विराट को तो आप पहचान ही गई होंगी। हाँ, अब आप कैसे हैं? विराट और तान्या की आंखों के सामने एक्सीडेंट की सुबह का वो नजारा घूमने लगा। ठीक है, वैसे थैंक यू, उस दिन आपने मेरी मदद की। तान्या ने आगे कुछ नहीं कहा। वो विराट को बहुत गौर से देख रही थी। कितना अकड़ू है ये, चेहरे पे वही एटीट्यूड है जो उस दिन था। तान्या खामोश विराट को घूर रही थी। विराट को तान्या की नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं हुई। वो राहुल को धीरे से धक्का देता हुआ आगे बढ़ गया। अरे विराट रुक,
सुन तो। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जा रहा हूँ, तू आ जाना। तान्या को विराट का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों बोलने की भी तमीज नहीं है, बदतमीज। विराट के वहाँ जाने के बाद तान्या भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वो भी पलटकर वहाँ से निकल गई। अरे सुनिए तान्या, क्या मुसीबत है। राहुल ने एक नजर जाते हुए विराट की ओर देखा और फिर पलटकर तान्या को देखने लगा और अगले ही पल वो तान्या के पीछे भागने लगा। तान्या रुकिए। राहुल की बार बार आवाज देने पर तान्या रुक गई। क्या है? ये मेरा कॉलेज है, आप इतनी जोर जोर से मेरा नाम क्यों पुकार रहे हैं? आई एम सॉरी, पर मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे ना आपसे ना आपके दोस्त से किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ वो बदतमीज है और उसे देखकर हर लड़की ऐसा ही सोचेगी, क्योंकि वो ऐसे ही बिहेव करता है। लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है और मुझे वो कहानी आपसे डिस्कस करनी है। प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम एक छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं? तान्या ने राहुल को घूरते हुए देखा और वहाँ से निकल गई। राहुल ने अपना सर पकड़ लिया। वो दोबारा तान्या के पीछे नहीं जा सकता था। वो भी पलटा और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगा। ये विराट की अकड़ समझता क्यों नहीं? तान्या से जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिक्कत क्या है फिर उसे? राहुल बड़बड़ाता हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस जा पहुंचा। उसने प्रिंसिपल से परमिशन ली और विराट के बाजू में जाकर बैठ गया, जो प्रिंसिपल के ठीक सामने बैठा हुआ था। मिस्टर विराट, बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे कॉलेज में पैसे डोनेट करना चाहते हैं। आपकी ये स्कॉलरशिप बहुत से स्टूडेंट की जिंदगी बदल देगी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है सर। हमारे परिवार ने हर 5 साल में स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च की है और आपका कॉलेज हमें इस बात की परमिशन देता है। मुझे उसकी बहुत खुशी है। बाकी मैं देखना चाहता हूँ कि इस साल स्कॉलरशिप के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आपने उसकी लिस्ट मंगवा ली? बिल्कुल, हमारे कॉलेज के सभी एक्सपर्ट टीचर्स ने टॉप 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार की है, जो फुल स्कॉलरशिप में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करेंगे। ये कहते हुए प्रिंसिपल ने एक लिस्ट विराट और राहुल के सामने रख दी। दोनों उस लिस्ट को गौर से देखने लगे। दोनों की नजरें सबसे पहले तान्या मिश्रा के नाम पर गई, जिसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ था। तान्या का नाम देखकर राहुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तान्या के नाम के ऊपर अपनी उंगलियां घुमाने लगा। तान्या मिश्रा, तेरी किस्मत बार बार इस लड़की का नाम तेरे सामने लेकर आ रही है। अभी भी तू नहीं समझा तो तुझसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। शट अप। विराट की घूरती हुई आंखों को देख राहुल ने अपना मुंह तो बंद कर लिया, लेकिन उसकी हंसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रिंसिपल ने भी राहुल के मुंह से तान्या का नाम सुन लिया था। ये 5 स्टूडेंट्स वाकई बहुत काबिल हैं और तान्या वो तो हमारे कॉलेज की टॉपर है और मेरा ख्याल है कि उसे स्कॉलरशिप की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। कई सारे छोटे मोटे जॉब करके वो हमेशा अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती रहती है, पर अब मास्टर्स में अगर उसे फुल स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो और बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी। थैंक यू सर, आपकी लिस्ट देखकर और आपकी बातें सुनकर दिल खुश हो गया। प्रिंसिपल की बातें गौर से सुनता विराट बार बार अपनी आंखों के सामने तान्या का चेहरा देख रहा था, लेकिन वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि तान्या उसकी इस अजीब सी बीमारी का हल हो सकती है। अगर आप कहें तो मैं 5 स्टूडेंट्स को यहाँ बुला सकता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सर, प्लीज। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ पैसे डोनेट करने हैं। ये सब आपका काम है। विराट की आवाज सुनकर प्रिंसिपल शांत हो गया और राहुल ने अपना मुंह बना लिया। विराट अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वो उठकर खड़ा हो गया और राहुल को बाहर चलने का इशारा करने लगा। प्रिंसिपल सर, अब हम चलते हैं। कुछ देर बाद विराट और राहुल पार्किंग एरिया तक पहुंच चुके थे। तुझे उस लड़की से बात करने में प्रॉब्लम क्या है? तूने देखा आज भी वो तुझसे टकराई, लेकिन तुझे कुछ नहीं हुआ। वही रिचा या किसी दूसरी लड़की के करीब आते ही तेरा चेहरा लाल हो जाता है, तेरी सांस फूलने लगती है। क्योंकि मुझे इन सभी झमेलों में नहीं पड़ना। और तुझे कैसे पता कि वो क्या सोचती है? हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जानेंगे तो तब ना, जब हम उससे बात करेंगे। तू बात करने का मौका ही नहीं देता। राहुल और विराट कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। करीब 1 घंटे बाद प्रिंसिपल ने वो लिस्ट बोर्ड पर लगवा दी। लिस्ट के आते ही दर्जनों स्टूडेंट्स की वहाँ भीड़ लग गई, जो ये मानते थे कि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। कुछ उदास होकर लौट गए तो कुछ के चेहरे पर स्माइल थी। उनमें से एक चेहरा तान्या का भी था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी पढ़ाई बड़े आराम से पूरी हो जाएगी, फिर मुझे जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी और माँ से पैसे भी नहीं लेने पड़ेंगे। तान्या ने उस लिस्ट को अपने फोन पर कैप्चर किया और वो अपनी स्कूटर की ओर पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगी। रास्ते में प्रिंसिपल उससे टकरा गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तान्या, तुमने लिस्ट देखी? तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तान्या के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसने हल्के से हाँ में सर हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम अपनी पढ़ाई आराम से पूरी कर पाओगी। आज जिन्होंने स्कॉलरशिप लॉन्च की वो हमारे कॉलेज आए थे। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, वो बहुत खुश हुए। वाकई सर, काश मैं भी उनसे मिल पाती और उन्हें थैंक यू कह पाती। मैंने भी सोचा था कि मैं तुम सबको बुलाऊं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जानती हो तान्या, विराट बहुत अच्छे इंसान है, शांत और समझदार। विराट का नाम प्रिंसिपल के मुंह से सुनकर तान्या शॉक्ड हो गई। विराट? हाँ, विराट शेखावत। आज वो अपने दोस्त के साथ आए थे। उन्होंने ही ये स्कॉलरशिप के पैसे डोनेट किए हैं। प्रिंसिपल तो इतना कहकर वहाँ से निकल गए, पर तान्या सोच में डूब गई।
उसके कदमों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ये स्कॉलरशिप मुझे मेरी काबिलियत के बल पे मिली, या फिर विराट ने उस दिन का एहसान चुकाया? तान्या अपने स्कूटर के पास पहुंची, अपना स्कूटर निकाला, हेलमेट उठाया और उसके मन में तरह तरह के ख्याल घूमने लगे। अगर ये उस दिन के एहसान का बदला है तो मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, और अगर ये मेरे टैलेंट के दम पे मिली है तो मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए। उसने मेरी लाइफ बना दी। उफ, रात के 9 बज गए। आज बहुत देर हो गई। देहरादून की वादियों को रात का गहरा अंधेरा ढक चुका था और तान्या अभी उस बूढ़ी औरत के घर में फंसी हुई थी, जिसके लिए वो एक पार्ट टाइम नर्स का काम किया करती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। जल्दी करो तान्या, जल्दी, वरना माँ बहुत नाराज हो जाएगी। तान्या तेजी से उस औरत के घर से निकलकर अपने स्कूटर तक जा ही रही थी कि उसका फोन बजने लगा। फोन की स्क्रीन पर अपनी माँ शालिनी का नाम फ्लैश होता देख तान्या और ज्यादा परेशान हो गई। माँ का फोन? तान्या ने हेलमेट पहना, चाबी अपने स्कूटर में लगाई और जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो माँ, कहाँ हो तुम? आज इतनी देर हो गई, अभी तक तुम घर नहीं आई? हाँ माँ, मैं बस निकल गई। आज आंटी को बहुत फीवर था, इसलिए टाइम लग गया। अंकल भी नहीं थे तो रुकना पड़ा। बस आ रही हूँ। कितनी बार कहा है, ऐसी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी घर पहुँचो। हाँ, मैं आ रही हूँ। तान्या ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गई। मुझे भी शौक नहीं है रात दिन खपने का। नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, ऐसे ही जॉब मिलती है। माँ तो अपने सारे पैसे भाई के इलाज में लगा देती है। अब अगर मुझे पढ़ना है तो काम तो करना ही होगा ना। पढ़ाई की बात आते ही तान्या को एक बार फिर अपनी स्कॉलरशिप की याद आई और स्कॉलरशिप के साथ विराट का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। फिर उसने रात के अंधेरे को देखते हुए अपने स्कूटर की रफ्तार तेज कर दी। अब मुझे विराट को थैंक यू कहना ही होगा, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप के बाद फिर ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस रात अंधेरे के साथ मौसम ने भी अपना रुख बदलना शुरू कर दिया और तान्या अपने ऊपर बादलों की तरफ देखने लगी। एक तो ये देहरादून का मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। अभी तान्या ने 5 मिनट का सफर तय ही किया था कि आगे सड़क पर उसे भीड़ दिखाई दी। अब ये क्या है, इतनी भीड़? उसने जैसे तैसे भीड़ से क्रॉस करते हुए अपनी स्कूटर आगे बढ़ाई, पर सामने का नजारा देखकर वो तंग रह गई। डर से उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। सामने लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी। पहाड़ के टुकड़े बड़े बड़े चट्टान बनकर रोड को ब्लॉक कर चुके थे। हे भगवान, लैंडस्लाइडिंग! रोड तो ब्लॉक हो गई, अब मैं क्या करूं? उसने आसपास नजरें दौड़ाई। सब परेशान थे। कुछ लोग यू टर्न लेकर वापस लौट रहे थे तो कुछ अपना सर पकड़कर वहीं पर खड़े थे। कुछ की नजरें ऊपर आसमान पर टिकी हुई थी, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती थी। वहीं सबकी नजरों में तान्या किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हो गई ना गलती, पर अब मैं क्या करूं? तान्या ने चारों ओर देखा। वहाँ ज्यादातर आदमी थे, ना कोई लड़की थी ना कोई महिला। अगर थी भी तो अपने परिवार के साथ। तान्या ही वहाँ बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर तक सब रास्ते को ताकते रहे, फिर सब यू टर्न लेकर वापस लौटने लगे। पर तान्या ने जैसे ही स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश की, स्कूटर ने साथ छोड़ दिया। नो नो, अभी नहीं, प्लीज प्लीज स्टार्ट हो जा। जहाँ सब वापस लौट रहे थे, वहीं तान्या के ऊपर एक गाड़ी की हेडलाइट पड़ी और काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी तान्या के ठीक बाजू में आकर रुक गई। कार का शीशा जैसे ही नीचे हुआ, तान्या के पैर अपने आप ही स्कूटर से हट गए। उसके सामने विराट था और उसने भी तान्या को पहचान लिया था। उसकी नजरें भी तान्या पर गड़ गई। विराट यहाँ? ये लड़की यहाँ इतनी रात को? विराट ने एक नजर सामने ब्लॉक हुए रोड पर डाली और फिर वापस तान्या की ओर देखने लगा। तान्या ने अपनी नजरें विराट से हटाई और वापस स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। इसके यहाँ होने का मतलब? पर तान्या का स्कूटर था कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं विराट ने भी अपनी गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। तान्या ने देखा कि धीरे धीरे सब वहाँ से जा चुके थे, पर विराट को गाड़ी मोड़ता देख तान्या को गुस्सा आ गया। कैसा बदतमीज और अकड़ू आदमी है। उस दिन मरने देना था इसे। कैसे आराम से यू टर्न ले रहा है। विराट ने गाड़ी मोड़ते ही ब्रेक पर पैर रखा और एक बार फिर तान्या की ओर देखने लगा। ठीक है क्या जो मैंने राहुल की बात नहीं मानी? ये लड़की मेरी मदद के लिए बारिश में रुक सकती है, पर मुझसे मदद नहीं मांग सकती। इतना एटीट्यूड। विराट कुछ पल को वहाँ रुका, लेकिन जब तान्या अपने स्कूटर के साथ ही मग्न थी तो विराट आगे बढ़ गया। जब इसे मदद ही नहीं चाहिए तो मुझे क्या? वैसे भी मैं इस झमेले में क्यों पड़ूं? राहुल की बात गलत हुई और मुझे इससे भी प्रॉब्लम हो गई तो?
विराट ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। विराट की गाड़ी को जाता देख तान्या डर गई। उसके पैर एक बार फिर रुक गए। अरे रुको। अंधेरे और सुनसान इलाके से डरती हुई तान्या विराट को रोकना चाहती थी, लेकिन विराट वहाँ से निकल गया। कितना बदतमीज और बेकार आदमी है, एक बार आकर पूछा भी नहीं। पर मैं भी तो उससे या किसी से मदद ले लेती। अब तो ये चले गए, अब मैं क्या करूं? तान्या ने चारों ओर नजरें घुमाई और जोर जोर से किक मारने लगी। प्लीज स्टार्ट हो जा, प्लीज प्लीज। भाई की तबीयत भी खराब है, वो इतनी दूर नहीं आ सकता। और माँ भी कैसे आएगी? स्टार्ट की और वो दोनों वहाँ से निकल गए। उन दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। अगले 5 मिनट में तान्या के उस आंटी का घर आ गया और ये 5 मिनट का पूरा सफर दोनों ने खामोशी से तय किया। बस यही, वो सफेद वाला घर। ओके। तान्या गाड़ी से नीचे उतरी और उसने चुपचाप खिड़की से विराट की तरफ देखा। थैंक यू सो मच। आप नहीं मिलते तो ये रात बहुत डिफिकल्ट हो जाती। विराट ने तान्या को गौर से देखा, फिर अगले ही पल उस सामने वाले उस घर को देखने लगा जिसकी सारी लाइट्स बंद थी, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद थे। अगर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो? विराट की बात सुनकर तान्या ने भी घर की तरफ नजर डाली। सब कुछ बिल्कुल शांत था। अब उसका डर और बढ़ गया। एक बार देख लो, मैं यही हूँ। तान्या ने हाँ में सर हिलाया और तेजी से उस घर के दरवाजे की ओर गई। उसने कई बार बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तान्या ने परेशान होकर दरवाजा भी पीटा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आंटी, आंटी! विराट गाड़ी में बैठा हुआ तान्या को ही देख रहा था। वो भी समझ गया कि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला। तान्या ने पलटकर विराट की तरफ देखा। वो अभी भी उसके इंतजार में खड़ा था। तान्या परेशान होकर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अब क्या? ये सब इस राहुल की वजह से हुआ है। उसी मनहूस की बात लग गई है। तान्या विराट की कार के पास पहुंची और एक बार फिर ऑपोजिट साइड की विंडो से झुककर उसे देखने लगी। दरवाजा कोई नहीं खोल रहा। और वो आंटी, वो नींद की दवा लेके सोती है। मैंने खुद उन्हें दवा दी है। और अंकल शायद हमेशा की तरह अल्कोहल के नशे में है। अब मैं क्या करूं? कुछ पल को विराट सोचता रहा, फिर अगले ही पल उसने एक लंबी सांस ली और तान्या की ओर देखने लगा। मैं वापस अपने छोटे से फार्म हाउस जा रहा था। रात वहीं बितानी पड़ेगी। तान्या को विराट की बातों का मतलब समझ नहीं आया। यहाँ कोई होटल हो तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? रात के 11 बज गए हैं। तुम मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलो। आज रात वहीं रुक जाना। किसी अनजान होटल में इतनी रात को जाना क्या ठीक रहेगा? बाकी तुम्हारी मर्जी। तान्या को विराट की बात बिल्कुल सही लगी और वो चुपचाप गाड़ी में बैठने लगी। पीछे नहीं, आगे। तान्या को विराट की बात समझ तो नहीं आई, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो सामने वाली सीट पर बैठ गई। वैसे राहुल ठीक कहता है। उस दिन के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वो तो आप कह चुके हैं। वैसे मुझे भी आपसे कुछ पूछना था। पूछो। इस अंधेरी और सुनसान रात में पहली बार विराट को तान्या का साथ सुकून दे रहा था। ना गर्मी, ना बेचैनी, ना पसीना और ना सफोकेशन। क्यों? विराट ने गौर से तान्या की तरफ देखा, जिसकी नजरें अंधेरी सड़क पर टिकी हुई थी, पर विराट उससे बात करना चाहता था। तुम कुछ पूछ रही थी? हाँ, वो मुझे स्कॉलरशिप के बारे में बात करनी थी। क्या? I mean, प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया था स्कॉलरशिप आपने ऑर्गेनाइज की है। फिर बस मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था। पूछो। क्या ये उस एक्सीडेंट वाली रात का कॉम्पेंसेशन था या फिर? बिल्कुल नहीं। स्कॉलरशिप की लिस्ट तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने तैयार की है। उसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं। लिस्ट में तुम्हारा नाम है क्योंकि प्रिंसिपल को लगता है कि तुम उसके काबिल हो। मैंने सिर्फ पैसे डोनेट किए हैं। विराट की ये बात सुनकर तान्या खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए विराट की तरफ देखा, जिसके हाथ तो स्टीयरिंग पर थे, पर आंखें तान्या पर टिकी हुई थी। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। उस दिन तुम ना मिलती तो आज मैं तुम्हारी मदद ना कर पाता। और तुमने जैसे वो सीपीआर दिया, उसके बाद मुझे। ये क्या आप और आपका दोस्त बार बार सीपीआर करते रहते हैं? आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और वो मेरी ड्यूटी थी। तान्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और विराट को तान्या की ऊंची आवाज अच्छी नहीं लगी। मेरा राहुल का कोई गलत मतलब नहीं है। हमने वो बात इसलिए दोहराई क्योंकि मुझे लड़कियों से। विराट अपनी बात पूरी करता कि तभी अचानक तेज बारिश हुई। कार के शीशे पर बारिश की तेज बूंदें बर्फ के ओलों की तरह गिरने लगी। सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। पहाड़ी रास्ता, संभल कर। विराट ने वाइपर और लो बीम हेडलाइट्स चालू की और फ्लैशर ऑन करके धीमी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। पर तान्या का डर देखकर उसे हंसी आ गई। बस 5 मिनट, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे इतनी रात को सामने से गाड़ी नहीं आने वाली। आएगी भी तो हॉर्न की आवाज सुनाई देगी। तान्या चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा और जैसा कि विराट ने कहा था, अगले 5 मिनट बाद विराट की कार फार्म हाउस के सामने आकर रुक गई।
वो दोनों तेजी से भागते हुए अंदर आ गए। विराट ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और तान्या को अंदर आने का इशारा किया। छोटा है पर रात बीत जाएगी। अंदर जाते ही तान्या की नजरें चारों ओर घूमने लगी। फार्म हाउस वाकई छोटा सा था लेकिन बेहद खूबसूरत। रात के अंधेरे में बारिश के साथ फार्म हाउस की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई। आपका फार्म हाउस बहुत सुंदर है। थैंक यू। विराट सोफे पर बैठ गया और तान्या भी उसके सामने बैठ गई। वो कांच की बड़ी बड़ी विंडो से बाहर गिरती बारिश की बूंदों को देख रही थी। टेम्परेचर बढ़ती रात के साथ और कम हो रहा था। तान्या के पैर कांप रहे थे। विराट की नजर तान्या के कांपते पैरों पर गई। इसकी मौजूदगी में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं? मैं तो ऋचा को भी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पाता, जबकि वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। बचपन से देखा है उसे। यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं, क्योंकि ये फार्म हाउस है, हाउस नहीं। तान्या को अपना ये बेवकूफी भरा सवाल और विराट का ये जवाब दोनों पसंद नहीं आया। तान्या अपनी हथेली से अपने कंधे और बाजू को धीरे धीरे रगड़ रही थी। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। तुम्हें ठंड लग रही है? अब इस मौसम में ठंड ही लगेगी। मुझे भी ठंड लग रही है। तान्या का ध्यान आसपास की खूबसूरती से हटकर जब विराट की तरफ गया तो उसने नोटिस किया कि विराट लगातार उसे देख रहा है। लेकिन जब तान्या विराट को गौर से देखने लगी तो विराट से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उठकर खड़ा हो गया। अब यहाँ ठंड का एक ही इलाज है, मैं ब्रांडी पीने जा रहा हूँ। विल यू? नो, मैं ड्रिंक नहीं करती। एक्सक्यूज मी। तान्या को अपनी माँ का ख्याल आया तो उसने अपने बैग से फोन निकाला और विराट से थोड़ा दूर जाकर अपनी माँ का नंबर डायल करने लगी। नंबर डायल करते हुए भी उसका ध्यान विराट की ही तरफ था। ठंड लग रही है तो ब्रांडी पीना जरूरी है। ऐसा नहीं कि चाय का पूछ ले। ब्रांडी बड़े लोगों के चोचले अजीब होते हैं। तान्या ने 2 बार अपनी माँ का नंबर डायल किया लेकिन शालिनी ने फोन नहीं उठाया। माँ फोन नहीं उठा रही है और सुबह मुझे सुनाएगी। तान्या की नजर विराट की तरफ गई लेकिन विराट वहाँ से गायब हो चुका था। वो डर गई और चारों ओर देखने लगी। ये कहाँ गया? जब विराट उसे नजर नहीं आया तो उसका ध्यान सामने वाले कमरे की ओर गया जिसकी लाइट चल रही थी और वहाँ से हल्की सी आवाज बाहर आ रही थी। उस तरफ क्या है? विराट, विराट। हाँ, यहाँ किचन में। किचन का नाम सुनते ही तान्या को कुछ अलग ही सुकून मिला और वो तेजी से उस ओर चली गई। तान्या ने किचन के अंदर 2 कदम रखते ही देखा कि विराट एक केटल में कुछ बना रहा था। इस अंधेरी और ठंडी रात में चाय मिल जाएगी, ये सोचकर तान्या थोड़ा खुश हो गई। चाय तो नहीं है पर एक हर्बल टी है। हम जब भी यहाँ आते हैं वही पीते हैं। हमारे बगीचे में ही लगी हुई है, काफी कारगर है, ठंड दूर हो जाती है। तो तुम वो पी लो और मैं ब्रांडी। एक बार फिर ब्रांडी का नाम सुनकर तान्या का दिमाग खराब हो गया। जब ये हर्बल टी इतनी अच्छी है तो आपको भी पीनी चाहिए। अल्कोहल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तान्या की दबी हुई आवाज, उसका चेहरा और उसका अंदाज देखकर विराट समझ गया कि ब्रांडी वाली बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। डरो मत, मुझे नशा संभालना आता है। तान्या ने कुछ नहीं कहा। विराट ने केटल में और पानी डाला और अपने लिए भी हर्बल टी बनाने लगा और ये देखकर तान्या खुश हो गई। इसे पीने से नींद भी अच्छी आती है। वैसे मुझे लगा नहीं था आपको चाय बनाना भी आता होगा। मुझे तो खाना बनाना भी आता है, इतना कि जिंदा रह सकूं। ये बात सुनकर दोनों हंसने लगे। विराट कप निकालने लगा तो तान्या उसकी मदद के लिए 2 कदम आगे बढ़ी और विराट ये देखकर सिहर गया। उसने तुरंत इशारे से तान्या को रोक दिया। वहीं रुको, मैं कर लूंगा। तान्या को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रुकने के बजाय वो पलटी और सीधा जाकर सोफे पर वापस बैठ गई। अजीब है ये, कभी लगता है समझदार है और कभी बदतमीज। तान्या कुछ और सोचती उससे पहले ही विराट वापस आ गया। उसने तान्या का कप उसके सामने रखा और अपना कप लेकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। पी के बताओ कैसी है? तान्या ने हाँ में सर हिलाया और चाय पीने लगी। वैसे तो मुझे अकेले इसके साथ थोड़ा डर लगना चाहिए, लेकिन बुरा नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। क्या मैं इसे बताऊं कि मुझे लड़कियों से प्रॉब्लम है और ये सबसे अलग है? दिखने में काफी हैंडसम है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। देखने में इनोसेंट है, प्रिटी भी। कॉलेज में कोई तो होगा ही। विराट कुछ सोचता या कहता उससे पहले ही तान्या कहने लगी। आपका वो दोस्त राहुल, उन्हें काफी परवाह है आपकी, पर वो कॉलेज में कुछ कह रहे थे, कोई कहानी, पता नहीं। तब मैं थोड़ा नाराज थी तो मैंने सुना नहीं। इतना कहकर तान्या चुप हो गई और विराट को समझ आ गया कि राहुल किस बारे में बात करना चाहता था। दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गए और चाय पीते रहे। उनके लिए चाय का स्वाद बहुत अलग था, लेकिन दोनों को अच्छा लग रहा था। विराट, आपने बताया नहीं राहुल किस बारे में बात कर रहा था? विराट जो इतनी देर से खुद को संभाले बैठा था, तान्या की इस आवाज के साथ वो उठकर खड़ा हुआ और तान्या के पास आने लगा। क्या हुआ? क्या मैं Can I touch you? तान्या अचानक से विराट की इस बात का मतलब नहीं समझ पाई और वो 2 कदम पीछे हट गई, पर सोफे ने उसे रोक दिया। डरो मत, सिर्फ एक सवाल है। Can I touch you? जरा सा।
मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। इतना कहते हुए विराट तान्या के और पास आया। उसने तान्या का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गया और खींचते हुए तान्या को भी अपने ठीक बाजू में बिठा लिया। तान्या और विराट का हाथ एक दूसरे के हाथ में था, पर तान्या विराट की इस अजीब सी हरकत से डर गई। हाथ छोड़िए मेरा, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा। I just want to cure myself. I want to feel you. क्या मतलब? मुझे जाना है, लीव मी। तान्या विराट से दूर होना चाहती थी, पर विराट की पकड़ मजबूत थी। विराट ने अपनी आंखें खोली और तान्या को बहुत करीब से देखा। उसने अपने हाथ पर एक नजर डाली। तान्या का हाथ अब भी उसके हाथ में था और वो बिल्कुल ठीक था। उसके लिए ये अजीब सा एहसास सुकून देने वाला था, पर तान्या की आंखों में डर था। विराट उसके सवाल को समझ सकता था। उसने धीरे से तान्या का हाथ छोड़ दिया। मुझे लड़कियों से एलर्जी है। I mean, क्या? लड़कियों से एलर्जी? तान्या को विराट की हरकत अच्छी नहीं लगी और ना ही उसे विराट की बात समझ आ रही थी। वो उठकर जाना चाहती थी, पर विराट ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा और लंबी सांस लेते हुए उसे बैठने का इशारा किया। कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज बैठो यहाँ, मैं समझाता हूँ। तान्या विराट के फार्म हाउस में थी, जो शहर से थोड़ा दूर था। ऊपर से सुनसान अंधेरी रात और तेज बारिश। उसे डर भी लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे विराट पर थोड़ा भरोसा भी था, और विराट की बात सुनने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो चुपचाप बैठ गई, पर उसकी आंखों में डर के साथ साथ गुस्सा भी साफ नजर आने लगा। फार्म हाउस आपका, गाड़ी आपकी, और आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। और लड़कियों से एलर्जी का क्या मतलब है? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? तान्या के दिमाग में सीरियल किलिंग की बातें घूमने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे विराट आज उसे अपने ही फार्म हाउस में दफन कर देगा। विराट ने तान्या की ओर देखा और उसके सवाल पर उसे हंसी आ गई। मैं तुम्हें सीरियल किलर लगता हूँ? लड़कियों से एलर्जी है? इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ये अजीब सी हरकतें क्यों? अब बस बहुत हुआ, मुझे जाना है। विराट ने तान्या को डरते देखा तो उसका हाथ छोड़ दिया और सोफे पर उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया। अब उन दोनों के बीच बस जरा सी दूरी थी। उसने एक नजर गौर से तान्या को देखा और उसे समझने की कोशिश करने लगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे बचपन से ही एक अजीब सी प्रॉब्लम है। मेरी दादी के अलावा अगर कोई फीमेल मेरे आसपास आती है तो मुझे उलझन महसूस होती है। एक अजीब सा ट्रॉमा मेरे दिमाग में घर कर गया है। मेरी सांसें बढ़ने लगती है, मेरा पूरा शरीर तपने लगता है। मुझे बेचैनी और एक अजीब सी घबराहट होती है। क्या? पता है, किसी को ये बात समझ नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आएगी शायद, पर तुम समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा ही हूँ। क्यों? शायद मुझे खुद भी नहीं पता, या शायद पता है पर ऐसा हमेशा से ही है। तान्या ने विराट से कुछ नहीं कहा। वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे पर बदलते हाव भाव को देखकर वो उसे समझना चाहती थी। और थोड़ी ही देर में तान्या ने देखा कि विराट की आंखों में जरा से आंसू थे। वो इमोशनल हो रहा था, पर अभी भी तान्या को कुछ समझ नहीं आया। आप रो रहे हैं? तान्या के इस सवाल ने विराट को और इमोशनल कर दिया और उसने बिना कुछ सोचे तान्या को गले से लगा लिया और उसे कस कर पकड़ लिया। विराट, आप? कुछ नहीं होगा, प्लीज। तान्या विराट की सुबकती हुई आवाज, उसके इमोशंस, उसकी हार्ट बीट महसूस कर सकती थी। तान्या, जिसे अब तक डर और गुस्सा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और विराट के लिए एक अजीब सी सिंपैथी महसूस होने लगी, जैसे उसके इमोशंस अब तान्या के लिए बहुत जरूरी हो गए हों। आर यू ओके? जानती हो, बचपन का ट्रॉमा मुझे जीने नहीं देता। तब मैं कमजोर था, पर अब नहीं हूँ। फिर भी अपने दिमाग से हार गया हूँ। लाख बार समझा चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर जेंडर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बचपन में जो दूरी बना ली थी, अब वो पास आने पर मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन एक्सीडेंट वाली सुबह पहली बार एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। तुम्हारे छूने से मुझे घुटन महसूस नहीं हुई। तुम्हारा पास आना मेरा सरदर्द नहीं बना। इतना कहते हुए विराट तान्या से थोड़ा दूर हो गया और उसे गौर से देखने लगा। तान्या विराट की आंखों में आंसू और एक तकलीफ उसके चेहरे पर साफ देख सकती थी। उसे अपने और विराट के बीच एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हो रहा था और तान्या भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने विराट की आंखों को धीरे से छू लिया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और तब विराट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विराट ने तान्या के होठों पर अपने होठ रख दिए और पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। उसे दूर ही नहीं हो पाए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ? तान्या सुबह की पहली किरण के साथ विराट के फार्म हाउस से धीरे धीरे पैदल चलते हुए न जाने कहाँ जा रही थी। उसके दिमाग में बीती रात की एक ही बात घूम रही थी। वो अब भी विराट की उंगलियां और उसके होठों का एहसास महसूस कर सकती थी। विराट की आवाज, उसकी एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी, पर उसके चेहरे पर डर भी था और उसकी आंखों में आंसू भी। मैंने खुद को रोका क्यों नहीं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बिना किसी प्रोटेक्शन के? अब मैं क्या करूँ? अभी तो मैं वहाँ से चली आई,
पर जब वो उठेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? तान्या सोचते सोचते कब अपने स्कूटर के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। उसने देखा कि उसका स्कूटर अभी भी साइड पर लगा हुआ था और रोड की ब्लॉकेज हटाने का काम शुरू हो गया था। वहाँ बहुत से मजदूर अपना काम कर रहे थे। तान्या ने एक नजर उन सब पर डाली और अपने बैग से चाबी निकालकर अपना स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी और इस पर स्कूटर पहले ही किक में स्टार्ट हो गया और तान्या वहाँ से निकल गई। वहीं फार्म हाउस में जब विराट की आंखें खुली तो वो परेशान हो गया। तान्या कहाँ गई? कहीं वो नहीं, पूरा फार्म हाउस देख लिया, वो यहाँ नहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। विराट ने अपनी शर्ट पहनी और कहते हुए विराट ने फोन काट दिया। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हंसते हुए तान्या का नंबर विराट को सेंड कर दिया। उधर तान्या अपने घर के बाहर पहुंच चुकी थी। उसने स्कूटर जैसे ही स्टैंड पर लगाया, शालिनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई और उसे घूरते हुए देखने लगी। तो घर का रास्ता याद आ गया तुम्हें? इस वक्त तान्या अपनी माँ से बहस करने के मूड में नहीं थी। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रहा था और तभी उसका फोन भी बजने लगा। तान्या ने बैग से फोन निकाला। एक अनजान नंबर उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। उसी वक्त शालिनी ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। कहाँ थी तुम रात भर? एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? तान्या शालिनी से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने फोन उठा लिया और थोड़ा आगे जाकर बात करने लगी। हेलो तान्या, कहाँ हो तुम? ठीक तो? विराट की आवाज सुनकर तान्या एक पल को ठहर गई और अगले ही पल उसने फोन काट दिया और फोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। विराट मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? तान्या, क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आज शालिनी की बातें जो तान्या हमेशा इग्नोर कर दिया करती थी, वो उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसने अपना हेलमेट लगभग पटकते हुए जमीन पर रखा और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। आपको कॉल तो किया था, पर आप आराम से सो गई थी। किस टोन में बात कर रही हो तुम? एक तो रात भर घर नहीं आई, ऊपर से इतना तेवर। तेवर नहीं है माँ, थक गई हूँ। लैंडस्लाइडिंग हुई थी, फंस गई थी। लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो रात भर कहाँ रही तुम? आंटी के घर, और कहाँ रहूंगी? इतना कहते हुए शालिनी तेजी से अपने कमरे के अंदर चली गई। उसका भाई जो सोफे पर पड़ा आराम से टीवी देख रहा था, उसने भी तान्या को गौर से देखा और अपनी माँ की ओर देखने लगा। इस लड़की के तेवर बिगड़ गए हैं आजकल। कुछ बताना जरूरी नहीं समझती? छोड़ो ना माँ, घर आ गई ना वो। शालिनी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और तान्या के कमरे के बंद दरवाजे को घूरते हुए देखने लगी। उधर विराट लगातार तान्या को कॉल कर रहा था। एक बार फिर विराट की कॉल आई तो तान्या खिड़की के पास चली गई और फोन की स्क्रीन को देखने लगी। अब क्या कहूँ मैं? क्या पूछेगा मुझसे? तान्या के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो विराट का कॉल इस वक्त उठाए। उसका मूड वैसे ही खराब था। वहीं दूसरी ओर विराट और ज्यादा परेशान हो गया। एक बार फोन उठाकर बात करने में क्या दिक्कत है? कल तो से मुझ पर दया आ रही थी, रुकना ही था तो कल ही रोक देती। विराट ने एक आखिरी बार ट्राई किया, लेकिन अब तक तान्या अपना फोन टेबल पर छोड़कर शावर लेने जा चुकी थी। फोन की रिंग बजती रही और विराट ने हताश होकर गुस्से में फोन पटक दिया और वो भी वॉशरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद तान्या अपने कमरे से बाहर निकली और खुद को आईने में देखने लगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर कुछ हो गया तो? उसने अपने बालों को ठीक किया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शालिनी और समीर उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। आओ तुम भी नाश्ता कर लो, काम तो तुमसे कुछ होता नहीं। तान्या ने एक नजर शालिनी और समीर पर डाली और अगले ही पल वो बाहर निकलने लगी। मुझे भूख नहीं लगी है माँ, एक जरूरी काम है, मुझे जाना है। वापस आओ। क्या मतलब है जाना है? कहाँ जा रही हो तुम? और कहाँ जाऊंगी? कॉलेज, फिर कुछ बीमारों की सेवा का बोझ उठा लिया, बस वहीं जा रही हूँ। तुम्हारी जॉब तक तो ठीक है, लेकिन कॉलेज जाकर क्या करोगी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे मास्टर्स का खर्चा नहीं उठा सकते, ना ही तुम्हारी छोटी मोटी जॉब से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा पूरा होगा। तान्या अब तक अपने स्कूटर के पास पहुंच चुकी थी। शालिनी भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गई और उसे घूरते हुए देखने लगी। तान्या ने पलटकर अपनी माँ की ओर देखा। मुझे ना तो आपके पैसों की जरूरत है, ना अपने पैसों की। स्कॉलरशिप मिल गई है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप भाई की ज्यादा चिंता करें, उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। आज तान्या का मूड बहुत खराब था। आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। वो इतना कहते हुए स्कूटर स्टार्ट कर तेजी से वहाँ से निकल गई और शालिनी उसे देखती ही रह गई। आज तुम वापस आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। किसी ने सही कहा है, लड़कियाँ जब बड़ी हो जाती है तो उनकी जुबान कैंची की तरह चलती है। समीर ने अपना सर पकड़ लिया और वापस नाश्ता करने लगा।
वहीं दूसरी ओर राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल और विराट करीब 2 घंटे बाद अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तुम मुझे बताओगे कि आखिर क्या हुआ था और तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। मैंने तान्या को कॉल की थी पर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, जबकि मेरा नंबर उसके पास है। ये सुनकर विराट को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उधर तान्या एक छोटे से कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ उसके सामने एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था जो बीमार था। तान्या ने अपने बैग से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स निकाली और उसे घूरते हुए देखने लगी। अभी 72 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, इसे खाने के बाद कोई डर नहीं। इतना सोचते ही उसने टैबलेट मुंह में डाल ली और पानी के साथ उसे अपने गले से नीचे उतार लिया। एक रात में कितना कुछ बदल गया। मैं उसके लिए हूँ क्या? उसकी जरूरत, या फिर वो मुझे यूज कर रहा था? पर ऐसा होता तो वो मुझे कॉल जरूर करता। और फिर वो बार बार अपने फोन को देखने लगी, जिसमें अब विराट की कई मिस्ड कॉल्स थे। क्या मैं विराट को कांटेक्ट करूं? कॉल तो कर लूं, पर क्या कहूंगी? कहीं उसने मुझे कुछ बुरा भला कहा या कुछ ऐसा कह दिया तो? नहीं, अभी उससे बात करना समझदारी नहीं है। कुछ दिन तो बिल्कुल नहीं। कहीं उसे ये ना लगे कि अपनी स्कॉलरशिप के लिए मैंने उससे नहीं। तान्या ने अपना फोन नीचे रख दिया। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता रहा। तान्या अपना कॉलेज, अपनी छोटी छोटी नौकरियों को संभालते हुए आगे बढ़ती गई। उधर विराट अब तान्या के घर का एड्रेस पता कर चुका था। एक रात विराट तान्या के घर के बाहर रोड की दूसरी ओर अपनी कार में बैठा था। उसकी नजर तान्या के घर पर टिकी हुई थी। घर के बाहर खड़ी तान्या की छोटी सी स्कूटर उसे साफ दिखाई दे रही थी। ये लड़की मेरा फोन तो उठा नहीं रही। अब अगर इससे बात करनी है तो उसके घर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। विराट ने अपनी कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। तान्या को उसने एक बार फिर कॉल किया, लेकिन इस बार भी तान्या ने फोन नहीं उठाया। पर वो नहीं जानती थी कि विराट उसके घर के बाहर खड़ा है। तान्या को एक बार तो मुझसे बात करनी होगी। वो मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती। अब उसके घर का दरवाजा ही अगर हमारी मुलाकात करवा सकता है तो यही सही। तान्या, सुनाई नहीं दे रहा? देखो कौन आया है। हाँ माँ, देख रही हूँ। तान्या ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर विराट को खड़ा देख उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बाहर निकल आई और जुबान बिल्कुल बंद हो गई। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? 3 दिन हो गए। 30 से ज्यादा मिस कॉल करी होगी मैंने। तान्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो विराट को क्या जवाब दे। पीछे से शालिनी ने डांटते हुए तान्या को आवाज लगाई। कौन है तान्या? कोई नहीं माँ, बस कोई एड्रेस पूछ रहा था। एड्रेस पूछने के लिए हमारा ही घर मिला था। बंद करो दरवाजा। विराट अंदर से आती शालिनी की आवाज सुन रहा था। उसने तान्या के चेहरे पर डर भी देख लिया। तान्या ने इशारे से विराट को चुप रहने को कहा और धीरे से अंदर झांक कर देखने लगी। शालिनी समीर के सर पर गीली पट्टियां रख रही थी। तान्या ने तेजी से विराट का हाथ पकड़ा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो विराट के साथ बाहर निकल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो और क्या करता? तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। एक बार फोन उठाकर बात नहीं कर सकती थी? क्या बात करते? यही कि उस रात हमने कैसी बेवकूफी की। तो वो बेवकूफी थी। समझदारी भी तो नहीं थी। क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? तीसरी बार में ही इतना कुछ हो गया। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तुमसे बात करनी है, आराम से बैठकर। तो मेरे साथ चलो अभी। इतना कहकर विराट ने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगा। तान्या ने विराट का हाथ जबरदस्ती छुड़ा दिया और उसे घूरते हुए देखने लगी। तुम मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हो। ये मेरा मोहल्ला है। यहाँ कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? इतनी भी तमीज नहीं है। मैं अभी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। जाना। तान्या ने भले ही कुछ नहीं कहा, पर विराट जानता था कि तान्या उसे पसंद करती है। तान्या भी समझ गई थी कि विराट उसे पसंद करता है। विराट अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। विराट के जाते ही तान्या ने अपने होठों को अपनी उंगलियों से छुआ और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल अपनी माँ का डर महसूस करते ही वो तेजी से अंदर चली गई और बंद होते दरवाजे से विराट की कार को दूर जाते देखती रही। अच्छा हुआ मम्मी ने नहीं देखा। ये तो बिल्कुल पागल है। उधर विराट ने ड्राइव करते करते तान्या को मैसेज किया। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में मिलते हैं। वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कमरे के अंदर जाते ही तान्या ने मैसेज देखा और विराट को रिप्लाई करने लगी। 10 नहीं 11 बजे मुझे कॉलेज जाना है। कम से कम एक लेक्चर अटेंड करके छुट्टी ले सकती हूँ। कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है और तुम ना भी आते तो कल मैं तुमसे मिलने जरूर आती। आखिर कॉलेज का पहला दिन तुम्हारा ही दिया हुआ है। विराट ने तान्या का मैसेज पढ़ा और खुश हो गया। उसने फोन बगल वाली सीट पर रखा और तेज स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ वहाँ से निकल गया। उधर तान्या अब बड़े आराम से सोने चली गई। क्या सच में ऐसी कोई बीमारी होती है या फिर ये कोई ड्रामा था? पर उसके चेहरे पर ड्रामा दिखाई तो नहीं दिया। उसकी हर बात बहुत सच्ची थी। अगली सुबह दोनों के लिए बहुत खास थी।
तान्या जल्दी उठ गई और घर से बिना नाश्ता किए अपने कॉलेज के लिए निकल गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। उसे 11 बजने का इंतजार था। ठीक 10 बजे उसने क्लासरूम में एंट्री ली और अपनी सीट पर बैठ गई। सामने खड़े प्रोफेसर अभी लेक्चर शुरू करते ही कि तभी एक प्यून अंदर आया और उसने प्रोफेसर को एक लिस्ट थमा दी। तान्या मिश्रा, जतिन, कबीर, प्लीज स्टैंड अप। तान्या को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई और साथ में खड़े हुए 2 लड़कों को देखने लगी। आप सब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जाकर मिल लीजिए। पर क्यों सर? मुझे नहीं पता तान्या, लेकिन आप तीनों को वहाँ बुलाया गया है। हो सकता है कोई फॉर्मेलिटी बाकी हो, तब तक मैं आपके नाम की अपने रजिस्टर में एंट्री नहीं कर सकता। आज क्लास का पहला दिन है, जो भी फॉर्मेलिटी है आज ही पूरी कर लो। तान्या ने कबीर और जतिन को बाहर निकलते देखा तो वो भी बाहर निकल गई। तीनों एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड के सामने जाकर खड़े हो गए। आप तीनों प्लीज बैठ जाइए। क्या हुआ सर? स्कॉलरशिप की और कोई फॉर्मेलिटी बाकी है? एक हफ्ते पहले मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आप सबकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई है। इसलिए अगर आप आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज की ट्यूशन फीस जमा करानी पड़ेगी। डायरेक्टर डेस्क पर बैठे हुए उस आदमी की बात सुनकर कबीर, जतिन और तान्या तीनों के चेहरे उतर गए। तान्या को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने उसके सपनों का महल ताश के महल की तरह बिखर रहा हो। ऐसे कैसे हो सकता है? स्कॉलरशिप कैंसिल कैसे हो सकती है? सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी। प्रिंसिपल सर ने खुद मुझे बताया था। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ प्रिंसिपल ने ही आप सबको बताने को कहा है और इसमें प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्कॉलरशिप वहीं से कैंसिल हुई है जहाँ से आपकी ट्यूशन फीस के लिए डोनेशन आया था। ये सुनकर तान्या सन्न रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी कबीर और जतिन उस आदमी से बहस पर उतर आए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कोई मजाक है क्या? कल स्कॉलरशिप मिली और आज कैंसिल हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास कोई सबूत है? ये लेटर देखिए, शेखावत ग्रुप की तरफ से आया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वो कॉलेज को पैसे डोनेट नहीं कर सकते और अपनी स्कॉलरशिप वापस ले रहे हैं। रीजन उन्होंने पर्सनली मिलकर डीन से डिस्कस करने की बात कही है, लेकिन जब तक की क्लैरिटी नहीं हो जाती आपको ट्यूशन फीस जमा करानी होगी। तान्या ने तेजी से वो पेपर अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मैंने विराट से स्कॉलरशिप की बात की। अगर उसने स्कॉलरशिप कैंसिल की होती तो मुझे बताता तो। तान्या ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड से कोई बहस नहीं की। वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई क्योंकि उसे प्रिंसिपल पर पूरा भरोसा था। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? तान्या को सामने देखकर प्रिंसिपल सब कुछ समझ गए। प्रिंसिपल ने तान्या को अंदर आने का इशारा किया और वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रिंसिपल बोल पड़े। तान्या, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहने आई हो। तुम स्कॉलरशिप के बारे में बात करना चाहती हो, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। स्कॉलरशिप वहीं से कैंसिल हुई है जहाँ से इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रिंसिपल की बात सुनकर तान्या दुखी हो गई। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गई। उसने प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहा और पलटकर प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ गई। विराट ऐसा कैसे कर सकता है? तान्या ने अपना फोन उठाया और सीधे विराट को कॉल करने लगी, लेकिन विराट का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। विराट का फोन आउट ऑफ नेटवर्क? पर उसने तो मुझे 11 बजे ऑफिस बुलाया था। तान्या ने दोबारा विराट को कॉल मिलाया और जब विराट से बात नहीं हो पाई तो तान्या ने राहुल को कॉल किया। राहुल का फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क है। ऐसा कैसे हो सकता है? तान्या लगातार राहुल और विराट का नंबर डायल करने लगी और कॉलेज से बाहर निकल गई। अपनी स्कूटर स्टार्ट कर वो सीधे विराट के ऑफिस के लिए निकल गई। विराट के ऑफिस पहुंचने में उसे 10 मिनट का समय लगा और ये 10 मिनट तान्या के लिए जैसे 10 साल के बराबर थे। शेखावत ग्रुप की इंडस्ट्री यही तो है। अंदर जाके देखती हूँ। तान्या ने अपनी स्कूटर पार्क की और तेजी से अंदर चली गई। सामने उसे रिसेप्शन डेस्क पर एक लड़की बैठी दिखाई दी। एक्सक्यूज मी, मुझे विराट शेखावत से मिलना है। उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था। लेकिन विराट सर तो जा चुके हैं। जा चुके हैं मतलब? उन्होंने मुझे बुलाया था। तान्या एक बार फिर विराट का नंबर डायल करने लगी, लेकिन विराट का फोन इस बार भी आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। आप अपने सर को कॉल करिए। मैडम, अभी उनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है। इतना कहते हुए रिसेप्शनिस्ट अपनी घड़ी देखने लगी, बल्कि अब वो फ्लाइट में बैठ चुके होंगे। फ्लाइट में बैठ चुका होगा? मुझे बुलाकर वो ऐसे कैसे जा सकता है? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? और राहुल भी तो यही काम करता है ना। उसे बुलाइए। राहुल सर भी विराट सर के साथ ही हैं। अच्छा, कब तक आएंगे? क्या कोई इमरजेंसी थी? मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि ऑफिस का मैनेजमेंट अभी कोई और देख रहा है। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने राहुल और विराट का नंबर एक बार फिर डायल किया और इस बार वो उदास हो गई और वहाँ से पलटकर वापस आ गई। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे जाना ही था तो मुझे बुलाया ही क्यों? इतना ड्रामा क्यों किया? और फिर स्कॉलरशिप
जब कैंसिल ही करनी थी तो दी ही क्यों? तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर बिल्डिंग की तरफ देखा और अगले ही पल अपना स्कूटर स्टार्ट करके वहां से निकल गई। वहीं दूसरी ओर विराट और राहुल दोनों फ्लाइट में बैठ चुके थे। उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। यार, मैंने तान्या को 11 बजे मिलने को बुलाया था और मैं उसे फोन भी नहीं कर पाया और हमें यहाँ आना पड़ा। वो एक मैसेज भेज देता। मैसेज भेजने में कितना टाइम लगता है? फ्लाइट से उतरती उससे बात करूंगा। उस समय दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सुना, बस फिर निकल आया। पर मेरा लंदन जाने का बिल्कुल मन नहीं है। दादी ने जबरदस्ती भेजा है। आखिर हम क्यों जाएं और क्यों उनका इलाज करवाएं? क्योंकि वो तेरी माँ है। विराट ने राहुल से कुछ नहीं कहा। वो फ्लाइट की विंडो से बाहर बादलों को देखने लगा। उधर तान्या परेशान होकर अपने घर वापस लौट आई। अब मैं विराट से कैसे कांटेक्ट करूं? हाँ, मैं उसके घर जा सकती हूँ, पर आज नहीं, इतनी जल्दी नहीं। 1-2 दिन वेट करती हूँ, हो सकता है कॉल आ जाए। तान्या उदास होकर अपने बेड पर लेट गई। बाहर से शालिनी और समीर की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर उसका ध्यान सिर्फ विराट और अपनी स्कॉलरशिप पर ही टिका हुआ था। रह रहकर बार बार उसे रात का एक एक नजारा याद आ रहा था। विराट ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जब उसकी कॉल आएगी, स्कॉलरशिप का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। इंतजार करते करते वो दिन कैसे बीता तान्या को पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वो सोकर उठी, उसके फोन पर विराट का मैसेज था, जिसे देखकर तान्या खुश हो गई। एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मुझे लंदन जाना पड़ा। सॉरी, मैंने तुम्हें ऑफिस मिलने बुलाया था और इन्फॉर्म नहीं कर पाया। जल्दी वापस आकर मुलाकात होगी। फ्री होकर कॉल करता हूँ। तान्या ने भी विराट को मैसेज भेजा और वो खुशी खुशी अपने काम पर लौट आई। तुम बेकार ही सोचती हो तान्या। वो कॉल करेगा, उससे सब पूछ लेना। 1 घंटे बाद विराट तान्या के भेजे मैसेजेस पढ़ रहा था। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम तो ठीक हो ना? विराट ने दोबारा मैसेज टेक्स्ट किया। शाम को कॉल पर बात करता हूँ। कुछ देर बाद राहुल और विराट लंदन के हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जहां वो फॉर्मेलिटीज देखने में व्यस्त हो गए। विराट इतना व्यस्त हो गया कि उसे तान्या को कॉल बैक करने का समय ही नहीं मिला। वहीं तान्या ने हॉस्पिटल के एक मेडिकल स्टोर में जॉब शुरू कर दी, जहां वो लंच टाइम पर सारे स्टाफ की छुट्टियों में जाने के बाद पूरे 2 घंटे वहां आने वाले पेशेंट्स की दवाइयां तैयार किया करती थी। अच्छा किया जो मैंने अपनी जॉब करना शुरू कर दिया। फ्री रहती तो तरह तरह के ख्याल आते, और जब तक विराट वापस नहीं आते मैं कॉलेज नहीं जा सकती। अब व्यस्त रहने का यही एक बेहतर जरिया है। तभी हॉस्पिटल के उस मेडिकल के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी और कार का दरवाजा खुला। अंदर से रिचा बाहर निकली। रिचा ने हॉस्पिटल और मेडिकल का बोर्ड पढ़ा। यही नाम तो बताया था, यही मिलेगी वो लड़की, तान्या। तान्या का नाम लेते ही रिचा के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो तेजी से सामने दिखाई दे रही सीढ़ियां चढ़ती हुई केमिस्ट शॉप की तरफ जाने लगी, जहां तान्या अपना काम कर रही थी। रिचा जैसे ही अंदर पहुंची, उसने इशारे से तान्या को अपने पास बुलाया। रिचा की नजर ऊपर से नीचे तक तान्या को ही टटोल रही थी। सुनो, इधर आओ। यस मैडम, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बताने आई हूँ कि तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। ये सुनकर तान्या शॉक्ड रह गई और उसे गौर से देखने लगी। आप है कौन? कॉलेज से तो नहीं है? सही कहा, मैं शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की लीडिंग मैनेजर हूँ और वहीं से आ रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप हमने रद्द की है, हम उनको एक अपॉलजी लेटर पर्सनली देकर माफी मांग रहे हैं। साथ ही वादा भी कर रहे हैं कि 2 साल बाद वो स्कॉलरशिप वापस हासिल कर सकते हैं। पर 2 साल के लिए हमारी कंपनी कोई चैरिटी नहीं कर सकती। अगर चैरिटी नहीं कर सकती तो लोगों को भरोसा दिलाने की क्या जरूरत थी? हम तो वैसे भी अपनी जिंदगी में मस्त थे। अब ये तो विराट की एक कोशिश थी, लेकिन जब उसने देखा कि कंपनी फाइनेंशियल लॉस में जा रही है, तो उसने सारे स्कॉलरशिप वापस ले लिए। आखिर कोई अपना लॉस बियर करके किसी और को फायदा क्यों पहुंचाएगा? तो ये डिसीजन विराट का है? हाँ, ये डिसीजन विराट का है और ये रहा उसका अपॉलजी लेटर, जो तुम्हें नहीं बल्कि उन 4 स्टूडेंट्स को भी मैं देने जा रही हूँ जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते हैं। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन हो गए थे। विराट ने मैसेज में उसे लिखा था कि वो कॉल करेगा, लेकिन विराट की कॉल नहीं आई। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या तुम कबीर का एड्रेस मुझे बता सकती हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको एड्रेस कॉलेज में मिल जाएगा। ओके। रिचा इतना कहते हुए वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तान्या रिचा को जाते हुए देख रही थी। क्या मैं विराट को कॉल करूं और उससे पूछूं कि उसने ये सब क्यों किया? पर वो मुझे कॉल करने वाला था और उसकी कॉल नहीं आई। हो सकता है वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता।